नमस्कार दोस्तों, आपके अपने यूट्यूब चैनल इलेक्ट्रिशियन थ्योरी टू प्रैक्टिकल में स्वागत है। दोस्तों, आज हम फिर से जो बेसिक इलेक्ट्रिसिटी पार्ट 5 नंबर लेके आए हैं। जो 4 जो क्लासेस थी हमने यूपीपीसीएल की, वो कंप्लीट कर ली है। जिसने नहीं देखी है वो पिछली क्लास में अपने चैनल के ऊपर जाकर प्लेलिस्ट में जाकर उसको अपने विजिट कर सकते हैं। ठीक है दोस्तों, तो चलिए हम फटाफट वीडियो को स्टार्ट करते हैं। स्टार्ट करने से पहले आप लोगों से सभी से गुजारिश है कि आप लोग इस चैनल के ऊपर नए हो तो चैनल को सब्सक्राइबर ज़रूर कर लीजिए और अपने यार दोस्तों के साथ शेयर कर दीजिए। तो फटाफट जुड़ जाइए ताकि हम वीडियो को स्टार्ट करते हैं। चलिए दोस्तों, आप लोगों देख रहे होंगे कि जो स्क्रीन के ऊपर जो बेसिक इलेक्ट्रिसिटी पार्ट 5 है, जिसमें से आप लोगों को क्वेश्चंस दिख रहे हैं। पहला जो क्वेश्चंस है, फटाफट इसका आंसर दीजिए दोस्तों। दिया हुआ है क्वेश्चंस, किसी अनावेशित पिंड को निम्नलिखित में से किस माध्यम से आवेशित नहीं किया जा सकता। जो यूपी RVUNL जो TG2 है, इसके अंदर आया हुआ क्वेश्चंस है दोस्तों। तो ऑप्शन दिया हुआ है चालन, प्रेरण, घर्षण और अपने अक्ष पर घूर्णन। ठीक है, तो अपने अक्ष के ऊपर घूर्णन करें। ठीक है, तो दोस्तों मैं आप लोगों को बता दूं कि इस क्वेश्चंस का तो राइट आंसर ये होगा जो ऑप्शन नंबर डी है। ठीक है, जिसके में कहा गया है कि अपने अक्ष पर घूर्णन करेगी। देखिए, हम आप लोगों को बात करते हैं, किसी अनावेशित पिंड को अपने अक्ष पर घूर्णन करके आवेशित नहीं किया जा सकता है। ठीक है, किसी अनावेशित पिंड को अपने अक्ष पर घूर्णन करके आवेशित नहीं किया जा सकता है दोस्तों। इस प्रकार से इस क्वेश्चन का राइट आंसर ऑप्शन नंबर डी होगा। ठीक है, आई होप ये चीज़ें आप लोगों को समझ में आई होगी। तो अगर समझ में आ रही है तो वीडियो को लाइक करें। चलिए हम चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। नेक्स्ट क्वेश्चन आपके स्क्रीन के सामने, आपके डिस्प्ले के ऊपर आया हुआ है। किसी अणु का भार खालिस्तान माना गया। ये भी UPERNL TG2 2015 के अंदर आया हुआ क्वेश्चन है। ऑप्शन नंबर ए है केवल न्यूट्रॉनों का भार, न्यूट्रॉन एवं प्रोटॉन का भार, इलेक्ट्रॉनों का भार, इलेक्ट्रॉनों और प्रोटॉनों का भार। दोस्तों, जो नाभिक होता है, ठीक है, क्या होता है, नाभिक होता है। उस नाभिक की हम यहाँ पे बात कर रहे हैं। तो नाभिक के अंदर हमारे पास प्रोटॉन प्लस न्यूट्रॉन उपस्थित होते हैं। यानी किसी भी अणु का भार न्यूट्रॉन तथा प्रोटॉन के योग का भार माना गया है। ठीक है, घर्षण, प्रेरण तथा संवहन द्वारा आवेशित किया जा सकता है। ठीक है, तो इस प्रकार से इस क्वेश्चन का जो राइट आंसर होगा दोस्तों, ऑप्शन नंबर बी होगा। यानी कि न्यूट्रॉन प्लस न्यूट्रॉन का जो भार होता है वही क्या होता है, यहाँ पे अणु का भार कहलाता है। इन दोनों का जो योग होगा वो क्या कहलाएगा, अणु कहलाएगा। ठीक है, तो चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। नेक्स्ट क्वेश्चन कह रहा है कि एक कूलम्ब होता है। क्या एक कूलम्ब होता है? तो एक कूलम्ब की अगर बात करते हैं हम, तो एक कूलम्ब क्या होता है, 1 एम्पियर पर सेकंड, 1 एम्पियर सेकंड, 1 वाट प्रति केल्विन, या हम कह सकते हैं एक वाट पर सेकंड। दोस्तों मैं आप लोगों को बता दूं, देखिए इसकी हम थोड़ी चर्चा कर लेते हैं कि यहाँ पे क्या लिखा हुआ है। जो आवेश होता है यानी क्यू बराबर IT होता है, पता है आप लोगों को। ठीक है, तो आई का मतलब क्या होता है, एम्पियर इनटू सेकंड, यही तो होगा। तो हम कह सकते हैं कि 1 कूलम्ब बराबर 1 एम्पियर सेकंड होगा। क्या होगा, 1 एम्पियर सेकंड होगा। तो इस प्रकार से इस क्वेश्चन का आंसर ऑप्शन नंबर बी ऑप्शन राइट होगा, यानी कि 1 एम्पियर सेकंड होगा। ठीक है, तो ये चीज़ आप लोगों को समझ में आई होगी। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। नेक्स्ट क्वेश्चन कह रहा है कि आवर्ती अनुपातिक है, यानी कि डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होती है फ्रीक्वेंसी की।
यानी कि प्रेरकीय प्रतिघात के, प्रतिरोध की, धारिता के, प्रवेशिता की। ठीक है, तो मैं चीज़ आप लोगों को बताता हूँ कि यहाँ पे जो क्वेश्चंस होगा इसका राइट आंसर ऑप्शन नंबर इंडक्टिव रिएक्टेंस, यानी कि हम कह सकते हैं प्रेरकीय प्रतिघात के बराबर होती है। ठीक है, तो हम कह सकते हैं कि जैसे हमारे पास क्या होता है एक्स सी, यानी कि कैपेसिटेंस रिएक्टेंस होता है 1/ओमेगा सी होता है, यानी कि हम कह सकते हैं 1/2π होता है। ठीक है, तो इस प्रकार से इंडक्टिव रिएक्टेंस के बारे में बताया गया है। ठीक है, तो चलिए इस क्वेश्चन का राइट आंसर ऑप्शन नंबर ए होगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। ठीक है, निम्न में से कौन सबसे अधिक भारी है? जो इसमें कहा गया है कि इसमें से सबसे भारी कौन सा है? ठीक है, तो ऑप्शन नंबर ए है अणु, परमाणु, प्रोटॉन और इलेक्ट्रॉन। तो सबसे भारी क्या होता है इसके अंदर, क्या सबसे भारी इसके अंदर क्या होता है? फटाफट इस कमेंट बॉक्स में जवाब दीजिए दोस्तों, फटाफट हम आपके जवाब का इंतज़ार कर रहे हैं। ठीक है, तो फटाफट इसका जवाब दीजिए। फटाफट जवाब दीजिए दोस्तों, फटाफट इस क्वेश्चन का जवाब दीजिए दोस्तों, फटाफट दीजिए। हम इस सवाल का इंतजार, आंसर की जवाब का इंतजार कर रहे हैं आपका। तो इस क्वेश्चन का आंसर होगा दोस्तों, इस क्वेश्चन का आंसर ऑप्शन नंबर ए होगा, यानी कि अणु। ठीक है, तो अब कैसे होगा देखा, मैं एक चीज़ आप लोगों को समझा देता हूँ, इसकी पूरी डिटेल से आप लोगों को मैं बताता हूँ कि सबसे अधिक भारी अणु होता है। ठीक है, और इसके बाद परमाणु होता है, इसके बाद परमाणु होता है। सबसे भारी क्या होता है? अणु होता है, उसके बाद में परमाणु होता है, उसके बाद में न्यूट्रॉन होता है, प्रोटॉन होता है, फिर इलेक्ट्रॉन होता है। ठीक है, तो इसके बारे में हम बात करते हैं यहाँ पे। ठीक है, तो जैसे इलेक्ट्रॉन का जो द्रव्यमान होता है, इलेक्ट्रॉन का जो द्रव्यमान होता है वो कितना होता है? 9.1095 इंटू 10⁻⁻28। ठीक है, और प्रोटॉन का होता है दोस्तों, प्रोटॉन का द्रव्यमान 1.6726 इंटू 10⁻⁻24। ठीक है, और जो न्यूट्रॉन होता है, न्यूट्रॉन का कितना होता है? 1.67 इंटू 10⁻⁻24 ग्राम होता है। ठीक है, तो ये चीज़ें थी इसके अंदर। ठीक है, तो चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन इसकी ओर। नेक्स्ट क्वेश्चन है दोस्तों, अगर आप लोगों को वीडियो अच्छा लग रहा है तो वीडियो को शेयर कर दीजिए फटाफट। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन इसका जवाब दीजिए आप लोग। इस क्वेश्चन का जवाब दीजिए, निम्नलिखित में से कौन सा विद्युत धारा का सुचालक है? निम्नलिखित में से कौन सा विद्युत धारा का सुचालक है? ये भी बीपीसीएल TG2 के अंदर आया हुआ है। बालू है, प्लास्टिक है, नल का है, पानी है, कांच है। ठीक है, तो दोस्तों इस क्वेश्चन का जवाब होगा ऑप्शन नंबर सी होगा, नल का पानी। क्योंकि जिसमें मुक्त इलेक्ट्रॉनों की संख्या अधिक होती है वे विद्युत के सुचालक होते हैं, जैसे सोना, चांदी, कॉपर, एल्यूमिनियम, नल का पानी। ठीक है, जिसमें मुक्त इलेक्ट्रॉनों की संख्या न के बराबर होती है वे कुचालक होते हैं, जैसे रबड़ होता है, माइका, प्लास्टिक और बालू, कांच। ठीक है, तो ये दोनों हमारे पास क्या है, ये बालू, प्लास्टिक और कांच क्या है, यहाँ पे कुचालक के रूप में कार्य करते हैं। ठीक है, तो हम आगे नेक्स्ट क्वेश्चन है, 2 किलो ओम का मान क्या होता है? 2 किलो ओम का यानी 2000 ओम, 200 ओम, 20 ओम, 1000 ओम। तो इस क्वेश्चन का ऑप्शन नंबर ए राइट होगा, यानी कि 2 किलो ओम का मतलब यहाँ पे 2000 ओम माना जाता है। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन है, एक न्यूमेरिकल का सवाल दिया हुआ है। इस सवाल को आप लोगों को हल करना है। किसी बिंदु पर 20 वोल्ट विभव है, 20 वोल्ट विभव है, अंत से इस बिंदु तक 0.5 कूलाम का आवेश लाने के लिए क्या कार्य करें? यानी W बराबर क्या होता है? W बराबर क्या होता है? यानी विभवांतर, यानी कि जो चीज़ें हम दी हुई है उन चीज़ों के बारे में हम लिखते हैं कि जैसे मान लिया विभवांतर बराबर V बराबर कार्य बटा आवेश, यानी कि W/Q होता है, यही होता है ना। तो यहाँ पे दिया हुआ है कार्य का मान ज्ञात करना, W बराबर
सॉरी, हाँ 20 कार्य बटे 0.5, यानी कि हम कह सकते हैं कि 20 इंटू 5.05, 20×5 यानी कि 10 जूल। क्या आएगा यहाँ पे? 10 जूल। तो हम कह सकते हैं इस क्वेश्चन का राइट आंसर ऑप्शन नंबर बी होगा, 10 जूल होगा। ठीक है दोस्तों, तो इस प्रकार से इस सवाल को हम हल कर सकते हैं। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन, पावर की इकाई होती है, पावर की इकाई क्या होती है? एम्पियर, वाट, वोल्ट, कूलम्ब। तो इस क्वेश्चन का राइट आंसर ऑप्शन नंबर क्या होता है? वाट, क्योंकि एम्पियर किसकी इकाई है? धारा की होती है। वोल्ट किसकी होती है? वोल्ट विभवांतर की होती है। कूलम्ब क्या होता है? आवेश की होती है। ठीक है, तो शक्ति की इकाई क्या होती है? यहाँ पे पावर की वाट होती है। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। दो वैद्युत संपर्क के बीच स्पार्किंग घटाने के लिए निम्नलिखित को निर्दिष्ट कराया जाता है। संपर्कों के साथ समांतर में कैपेसिटर, प्रत्येक संपर्क के साथ श्रेणी कैपेसिटर लाइन में प्रतिरोध, इनमें से कोई नहीं। तो इस क्वेश्चन का जो राइट आंसर ऑप्शन नंबर ए होगा, संपर्कों के साथ समांतर में कैपेसिटर लगाया जाता है। ठीक है, आई होप ये चीज़ आप लोगों को समझ में आ रही है, तो वीडियो को लाइक करिए, शेयर करिए ज़्यादा से ज़्यादा। ठीक है, तो नेक्स्ट क्वेश्चन है, एक एसी परिपथ में धारा की दिशा, एसी परिपथ में धारा की दिशा होती है, यहाँ पे दिया हुआ है पॉजिटिव से नेगेटिव की ओर, और दूसरा है हमेशा एक दिशा में होता है। ठीक है, और इसके बाद में है पल से पल में बदलती रहती है, के लिए कुछ नहीं किया जा सकता है। दोस्तों मैं आप लोगों को बताता हूँ कि यहाँ पे धारा की बात कर रहा है, करंट की बात कर रहा है, तो करंट की जो डायरेक्शन होती है वो हमेशा पल से पल में बदलती रहती है, यानी कि पल से पल में बदलती रहती है। तो देखो आप लोगों को पता है कि जैसे एसी का जो सिंबल होता है इस प्रकार से चलता है। ठीक है, और जो डीसी होती है वो हमेशा क्या होती है? सीधी डायरेक्ट प्रोपोर्शनल होती है, यानी कि जो भी काम शायद सही तरीके से होता है। तो यहाँ पे एक चीज़ और होती है, कि जो धारा होती है वो धारा हमेशा पॉजिटिव से नेगेटिव की ओर चलती है, और जो इलेक्ट्रॉन होते हैं वो हमेशा नेगेटिव से पॉजिटिव की ओर चलते हैं। ठीक है, तो ये चीज़ आप लोगों को क्लियर हो गई होगी। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। 1 सेकंड में 1 एम्पीयर की धारा प्रभावित करने वाली तार से बहने वाले इलेक्ट्रॉनों की संख्या क्या होगी? 1 सेकंड में 1 एम्पीयर की धारा प्रभावित करने वाली तार से बहने वाली इलेक्ट्रॉनों की संख्या क्या होगी? तो देखिए यहाँ पे एक इलेक्ट्रॉन 10⁻⁻19 इलेक्ट्रॉन, 1.6 इंटू 10⁻⁻19 कूलम्ब। ठीक है, 6.25 इंटू 10⁻18 इलेक्ट्रॉन। तो इस क्वेश्चन का जो राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर डी होगा। ऑप्शन नंबर डी हो 6.25 इंटू 10⁻18 इलेक्ट्रॉन होती है। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। नेक्स्ट क्वेश्चन है, कूलम्ब प्रति इकाई वोल्ट होती है। कूलम्ब की जो इकाई होती है वो वोल्ट में किसको मापा गया है? ठीक है, तो ऑप्शन नंबर ए है मैग्नेटिक इंडक्शन, चुंबकीय प्रेरण का, कैपेसिटेंस का, रेजिस्टेंस का, और विद्युत फ्लक्स का। तो इस क्वेश्चन का राइट आंसर ऑप्शन नंबर बी होगा, यानी कैपेसिटेंस का। कूलम्ब प्रति वोल्ट कैपेसिटेंस की इकाई होती है। कूलम्ब प्रति वोल्ट कैपेसिटेंस की इकाई होती है, जो हम कह सकते हैं सी बराबर क्या होता है? Q/V होता है, क्योंकि कैपेसिटर प्लेटों के बीच में एक इकाई विभवांतर उत्पन्न करने के लिए जितनी आवेश की मात्रा की आवश्यकता पड़ती है वो कैपेसिटेंस कहलाती है। क्या कहलाती है? कैपेसिटेंस कहलाती है। ठीक है दोस्तों, तो इस प्रकार से ये वीडियो था, क्वेश्चन था। ठीक है, तो चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। नेक्स्ट क्वेश्चन आप लोगों को एक सिंबल दिख रहा है, सिंबल का आपको जवाब देना है। दिए गए ग्राफिक चिन्ह से क्या दर्शाया गया है? ग्राफिक चिन्ह से क्या दर्शाया गया है? तो इसमें ऑप्शन है एक तरफा स्विच, परिवर्तनीय सांधारित्र, परिवर्तनीय प्रतिरोध और फ्यूज। ठीक है, दिया गया जो ग्राफिक चिन्ह किसका होता है? परिवर्तनीय कैपेसिटर का होता है, यानी कि वेरिएबल सांधारित्र कैपेसिटर ही होता है। ठीक है, जो ये सिंबल कई बार क्वेश्चन ITI के अंदर भी आया हुआ है, तो आप लोग इसको अच्छे तरीके से देख लीजिए। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। नेक्स्ट क्वेश्चन है, धातु के तार में विद्युत का प्रवाह होता है। तो फटाफट इस क्वेश्चन का जवाब दीजिए, बहुत ही अच्छा सवाल है, तो फटाफट इसका जवाब दीजिए। इलेक्ट्रॉनों के कारण, आयनों के कारण,
और प्रोटॉनों के कारण उपयुक्त में से कारण। तो फटाफट इस क्वेश्चन का जवाब दीजिए दोस्तों, फटाफट दीजिए, हम इंतजार कर रहे हैं आपके जवाब का। ठीक है दोस्तों, तो ये क्वेश्चन का धातु के तार में विद्युत का प्रभाव होता है इलेक्ट्रॉन के कारण, आयन के कारण, प्रोटॉन के कारण, विद्युत सभी के कारण। दोस्तों इस क्वेश्चन का जो राइट आंसर होगा, इस क्वेश्चन का जो राइट आंसर इलेक्ट्रॉनों के कारण होता है। क्योंकि हमेशा कभी भी ध्यान दे लेना कि जो धातु के जो तार होता है, उस तार के अंदर जो विद्युत का जो प्रभाव होता है वो हमेशा इलेक्ट्रॉन्स के कारण होता है। किसके कारण होता है? इलेक्ट्रॉन्स के कारण होता है। तो ये थे आज के हमारे 15 क्वेश्चंस। इन 15 क्वेश्चनों का हमने अच्छे तरीके से जवाब दिया है। तो लगभग हमारे पास जो बेसिक इलेक्ट्रिसिटी पार्ट 5 था, 5 पार्टों में हमने इसको 5 भागों में इसको डिवाइडेशन किया था और हमने 5 भागों में इसको कंप्लीट किया है। और हम अब चलेंगे नेक्स्ट चैप्टर की और अगले वीडियो के अंदर। तो आप लोगों को ये गुजारिश है सभी से कि आप लोग इस चैनल के ऊपर नए हो तो चैनल को सब्सक्राइबर ज़रूर कर लीजिए, ठीक है। हमें इसी प्रकार से जो भी कोई ITI से संबंधित किसी प्रकार की सूचना, टेक्निकल हेल्पर से संबंधित किसी प्रकार की सूचना, किसी भी प्रकार के जो टेक्निकल इश्यू होता है उसके बारे में हम इसी चैनल के माध्यम से आप लोगों को पहुंचाने की कोशिश करेंगे, ठीक है। तो चलते हैं, आज हम इस वीडियो को यहीं समाप्त करते हैं। धन्यवाद।